गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यार बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में हमने देख लिया कि कैसे पुष्पी पादप होते हैं, पादप के कितने भाग होते हैं, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी क्या होती है, फिलामेंट क्या होता है, एंथर क्या होता है। अब हमने बोला था कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि पुष्पी पादपों में जनन कैसे होता है। ठीक है, उसमें जनन की हमने आपको 3 अवस्था बताई थी। ठीक है, जो पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर हमने बताया कि उसके अंदर लैंगिक जनन होता है। एक निषेचन के पहले की घटना होती है। ठीक है, निषेचन पश्च घटना एक होती, सॉरी, निषेचन पूर्व घटना एक होता है निषेचन, और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना। ठीक है, तो निषेचन पूर्व घटना में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले पराग जो होता है, परागकण कैसे बनता है। ठीक है, इसके बारे में देखने वाले, यानी कि एनसीईआरटी के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपकी हेडिंग बनेगी पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। आप लोग इसे कर सकते हैं, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। देखो, बिल्कुल भी परेशान नहीं लेने होने को, इतना बड़ा इतना खतरनाक चैप्टर ये नहीं है। ठीक है, जब तुम लोगों के साथ बायोमन है ना, तो परेशान मत हुआ करो यार। ठीक है, कितना भी खतरनाक चैप्टर ना, बिल्कुल उसको 0 लेवल पे करके पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि 100% की गारंटी लेने वाला भाई मैं ही हूँ। मैं हूँ, मैं और कोई नहीं। और भी जो हूँ तो आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पुंकेसर क्या है, लघु बीजाणुधानी क्या है तथा परागकण क्या है। लेक्चर शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी, है ना, धाकड़ वाली मोटिवेशनल शायरी हो जाए क्या, सुनना। कि स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, कि स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पसंद है, बस लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, इतना सरकारी नौकरी का क्रेज है। अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं। हमने बोला, देखो मेरे को जुकाम हो गई, सर्दी हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो मैनेज करना। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। हमने देखा पुंकेसर जो होता है उसकी संरचना कैसे होती है, ये देखो। अरे पहले हम आर्टिस्ट थे। ठीक है, देखो इसमें हमें पता है कि इसको बोलते हैं फिलामेंट, बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं एंथर। इसमें हम ये देख रहे हैं, ये भैया एक ये इधर वाला देखो अलग भाग है, ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूं, है ना, और उधर वाला देखो अलग भाग है। यानी कि इसके 2 भाग हैं कि नहीं, ये देखिए, इसके कितने पाली हैं, 2 पाली हैं कि नहीं। ठीक है, आपने बोला हाँ है। ये द्विकोष्ठी है कि नहीं, द्विपालित है कि नहीं। तो ये जो एंथर है, ये जो परागकोश है, ठीक है, ये जो एंथर है, इस एंथर को हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये द्विकोष्ठी है। मतलब इसके अंदर 2 कोष्ठक है, एक इधर वाला एक इधर वाला। द्विकोष्ठी, ये द्विपालित है, इसके अंदर द्विपाली है ना। देखो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, द्विकोष्ठी और द्विपालित। यार इसमें कोई समझने समझाने वाली ज़्यादा बात ही नहीं भाई, है ना। जब आप एंथर को अगर निकाल के देखोगे, इधर तो एंथर है नहीं दिखाता मैं आपको, है ना, तो उसमें निकाल के देखोगे तो बिल्कुल एक लाइनिंग होती बीच में, एक इधर का भाग होता है एक इधर का भाग होता है। 2 पाली हो गई, हमने देखा 2 पाली। जैसे कबड्डी में कितनी पाली होती, 2, एक इस साइड एक इस साइड। अब इधर भी बदतमीज लड़के खड़े होते हैं, इधर भी बदतमीज लड़के खड़े होते हैं। ठीक है, अगर इस पाली को हम बीच से ऐसे काटेंगे ना, तो हमें पता कैसे स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखो, ठीक है, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा अगर हम इसे बीच से काट के देखेंगे तो। 2 पाली था, एक इधर का एक उधर का, है ना।
हमने देखा ये दो पालित तो होता है, लेकिन प्रत्येक पाली के अंदर ये जो चार चीजें दिख रही ये क्या है? इन्हीं चार चीजों को लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। याद रखना, बना लो चित्र मेरे साथ, बना लो मेरे साथ, ठीक है। इन्हीं चार कोष्ठकों को लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। सॉरी, है ना। तो हमको ये पता चल गया कि प्रत्येक पाली के अंदर, है ना, यदि हम देखें तो हम अपने दिमाग से लगाएंगे कि प्रत्येक पाली के अंदर दो लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, दो लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है। दो लघु बीजाणुधानी जब इसके अंदर होती हैं, प्रत्येक पाली के अंदर दो लघु बीजाणुधानी, और यही लघु बीजाणुधानी जो होती ना, यही लघु बीजाणुधानी आगे चल करके पराग पुटी का निर्माण करती है। याद रखना, पराग पुटी का निर्माण करती, इंग्लिश में बोलेंगे पॉलन सैक का निर्माण करती। बिल्कुल सिंपल। अगर पूछा जाए पराग पुटी का निर्माण कौन करते, पॉलन सैक का निर्माण कौन करते, तो यही लघु बीजाणुधानी करते। और लघु बीजाणुधानी कहाँ पे होते हैं, ये सारा कुछ आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बताइए, इतना कोई बहुत बड़ी चीज आ गई हो तो बताइए मेरे को कि भैया नहीं समझ में आया। सबसे सिंपल चीजें थी। अब सब चीज देख लिए भैया। एक चीज देख लो कि लघु बीजाणुधानी की जो बाहरी कवर होती है ना, इसके ऊपर एक बाहरी कवर होती है, ठीक है। ये देखो, ये कवर इसके बाहर होती है, जिसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बाबू, तो बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। इसको मिटा दो इतना, मैं इसको अपने कॉपी में लिखो, जल्दी से लिखो यार, जल्दी से। तुम लोग इतना लेट करोगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बस बॉस बॉस है ना। तुम लोग 12th में हो, बताओ, इतने सिंसियर टाइप में नहीं हुए अभी, बताओ इतने बदतमीज हो रखे हो। बुरा मान गए क्या यार? बुरा मत मानना भाई, ठीक है, सच में कह रहा हूँ मैं मजाक बहुत करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लघु बीजाणुधानी की संरचना, ठीक है। हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग कि लघु बीजाणुधानी की, अभी हम इस हेडिंग को मिटा देते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी की अब हम लोग संरचना देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले लघु बीजाणुधानी कहाँ है, हमने देखा पराग कोष के अंदर है। किसके अंदर, पराग कोष के अंदर, पराग कोष में है, पराग कोष जिसको बोलते हैं। तो देखो, पराग कोष की हम लोग प्रारंभिक अवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे पराग कोष की, पराग कोष की प्रारंभिक अवस्था, तभी तो समझ में आएगा ना लघु बीजाणुधानी। हमने ये एक इमेज बनाया, इस इमेज को भी हम लोग कर सकते हैं, इसी इमेज के जरिए आप लोग समझ लीजिए। देखिए, हमने देखा ये लघु बीजाणुधानी है, 4 लघु बीजाणुधानी है, कितनी है, 4। बताओ, यहां तक नहीं समझ में आया हो तो बताओ मेरे को, बता दो भैया। मैं हाथ ऊपर कर लिया, हैंड्स अप कर लिया अपने, ठीक है। 4 लघु बीजाणुधानी है ना, बोलो मेरे साथ, बोलो है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो यार। तुम लोग अभी तक कमेंट नहीं किया, ना ही मेरे से गुड मॉर्निंग कर रहे हो, ना ही कमेंट कर रहे हो। कब करोगे, कब करोगे जी, तमाचा खा जाओगे, कर दोगे है ना। तो देखो, हमने देखा इसके अंदर, इसके बाहर की त्वचा एक होती है बाह्य त्वचा, ये सब में कंपलसरी है। चारों लघु बीजाणुधानी के अंदर बाह्य त्वचा पाई जाती है, जिसको हमने बोला एपिडर्मिस। क्या बोला, एपिडर्मिस बोला, बाह्य त्वचा होती है। अब हम ये देख रहे हैं बाबू कि इसके अंदर, जैसे हमने देखा ये है, ठीक है। इन लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या देखने को मिलता है कि और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये और कोशिकाएं पाई जाती है। ये और कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो इनको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिकाएं। क्या बोलते हैं,
अधोस्तरीय कोशिका, ये जो कोशिका पाई गई है ना और ढेर सारी इसके अंदर, तो इनको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका। अभी पूरा समझना देखना है ना, स्टार्टिंग फेज में, प्रारंभिक अवस्था में इनके अंदर अधोस्तरीय कोशिका पाई जाती हैं, जिसे हाइपोडर्मल सेल बोला जाता है। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। यही जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं ये फूलती हैं, क्या करती हैं? फूलती हैं। जाहिर सी बात है खाएं पिएंगी तो बड़ी होंगी। आप बचपन में इत्तू से थे, है ना, अब कितने से हो गए? बित्ते से हो गए, बिल्कुल, है ना, गधे जैसे है ना, मतलब और भी कोई जानवर जैसे हो गए हो, है ना, ठीक है। तो देखो ये अधोस्तरीय कोशिका है, ठीक है, मान लिए। अब ये अधोस्तरीय कोशिकाएं फूलती हैं, क्या करती हैं? फूलती हैं, और फूल कर प्रपशु कोशिका बनाती हैं। क्या? प्रपशु, प्रपशु, ये क्या बनाती हैं? तो ये बना ली प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं? यही अधोस्तरीय कोशिकाएं जो दिख रही है ना वहां पे, ये फूल जाती हैं और फूल करके प्रपशु कोशिका बना लेती। जैसे जब आप छोटे से थे तो आप छोटे बेबी थे, बच्चे थे, है ना, लेकिन अब आप लड़के हो गए, बच्चे से लड़के हो गए हो। कुछ दिन बाद आप शादीशुदा हो जाओगे, फिर बुढ़े हो जाओगे, फिर इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे। फिर आपके लिए गाना बजेगा, क्या, कौन सा गाना है वो वाला, कि कहाँ गया उसे ढूंढो। भाई साहब तुम चले जाओगे तो ढूंढने वाला कौन रहे? कोई नहीं ना। देखो अधोस्तरीय कोशिका है, फिर प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका को हम लोग बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल, है ना। वो लोग इंग्लिश में मत लिखवाओ, लेकिन इंग्लिश कभी कभी काम दे देती बाबू, ठीक है ना, हल्के मत लेना, इंग्लिश को पढ़ लियो, नहीं तो जिंदगी में वाट लग जाएगी, जिंदगी की वाट लग जाएगी, ठीक है। हर जगह यार इंग्लिश, पता है इंग्लिश कंपलसरी हो गई है भाई। अगर आप मार्केट के अंदर है, इंग्लिश से आप नहीं बात कर पा रहे हैं, या इंग्लिश में कोई हिचक हो रही है आपको, तो भाई साहब आपको बिल्कुल मतलब एक सोसाइटी से अलग ही कर देते हैं लोग, ठीक है। पता नहीं कैसा कैसा ट्रेंड आ रहा है यार, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। जो ये प्रपशु कोशिका है ना, आप देखो, अब इसी के अंदर मेन खेल होता है, और वो खेल क्या होता है? तो इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। देखो एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री मतलब समान सूत्र बट जाते हैं। यदि प्रपशु कोशिका के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं और समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, इसके अंदर भी 46 और इसके अंदर भी 46 कोशिका, 46 गुणसूत्र रहेंगे, ठीक है। ये होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो प्रपशु कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। लेकिन समझना, 2 कोशिकाओं में विभाजित होगी, लेकिन गुणसूत्र वगैरह सब क्या होंगे? तो गुणसूत्र वगैरह सब सेम होंगे, ठीक है। पहली कोशिका को बोलते प्राथमिक भित्ति अवस्था, ठीक है। क्या होती है? पहला होता है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, ठीक है। ये यार थोड़ा सा छोटा लग रहा है ना, इसे और बड़ा किया जाए, ठीक है। एक सेकेंड बताइए, यहाँ पे देखिए इस लेक्चर में क्या है, मैं आपको बता दूं, इसमें सब डायग्राम वाली चीजें हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझना, नहीं तो ये बाउंस कर सकता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन है, पहले के अंदर है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। आप लोग इसमें लिख सकते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है। इधर भी लिख सकते हैं प्राथमिक बीजाणु जनक, लिखिए प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। 2 कोशिकाएं बन गई, यही कोशिकाएं जो थी, यही कोशिकाएं, ठीक है, समझना।
अगर इसको मैं बाहर लेके आऊं, अब जैसे अधोस्तरीय कोशिका ये वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, देखना ये था अधोस्तरीय कोशिका थी इसके अंदर, ठीक है, समझ गए। अब ये अधोस्तरीय कोशिका प्रप्रसु कोशिका बनाई, और प्रप्रसु कोशिका बनाने के बाद इसके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ बाबू। होने के बाद इसके अंदर दो कोशिकाएं बनती हैं। पहले को बोलते प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिख लो, प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है। पहले को बोलते प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरे को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। इसको प्राइमरी पेराइटल सेल, इसको प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, दो कोशिकाएं बनती हैं। अब ये दो कोशिकाएं कैसे होती हैं, तो भित्ति मतलब भित्ति, ठीक है। हमने देखा इसके बाहर एक भित्ति पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस है। इसके बाद प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है। ये कोशिका इसके बिल्कुल बाहरी भाग में आ जाती है। ये बाहरी भाग में आने वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी भित्तीय कोशिका। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझना, इसी को बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। इसको हमने बोल दिया, ये केंद्र के बाहर आ गई, मतलब ये भित्ति बना रही है, ठीक है। अब हमको क्या बनना है, हमको पराग कण देखना है ना, पराग कण कैसे बनता है, तो वही स्टेज से आ रहे हैं। प्राथमिक भित्ति बनी, प्राथमिक बीजाणुजनक बनी, तो प्राथमिक भित्ति किनारे की ओर हो गई, ठीक है, सबसे किनारे की ओर। लेकिन जो प्राथमिक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है वो केंद्र की ओर आ गई, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है, पीएससी। ये कहाँ पे आ गई, तो ये केंद्र की ओर पहुंच गई, ठीक है, ये केंद्र की ओर पहुंच गई और वो किनारे की तरफ पहुंच गई। ये होती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राथमिक भित्तीय कोशिका पता है क्या करती है, भित्ति का मतलब क्या होता है, भित्ति का मतलब हमें पता है लेयर होता है, ठीक है, ये लेयर का निर्माण करती है। लेयर, जैसे आप अपना घर देखे होंगे, घर के कई लेयर होते हैं। सबसे पहले ईंट होता है, ठीक है, ईंट का आवरण बनाया जाता है, आवरण के बाद उसमें फिर प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर करने के बाद उसमें पेंट किया जाता है, पेंट करने के बाद पुट्टी मारी जाती है, पुट्टी के बाद प्राइमर, प्राइमर के बाद कलर मारा जाता है। सोचो कितनी भित्ति हो गई, है ना। तो इसी तरह जस्ट बिकॉज इसी तरह इसके अंदर भी होता है, एक एंथर के अंदर भी यही क्रिया होती है कि कई भित्ति का निर्माण होती है। तो यही बाद में आगे चल के भित्ति का निर्माण करता है, लेयर का निर्माण करता है। और आपको मैंने बता दिया कि प्राइमरी पेराइटल सेल 3 लेयर का निर्माण करता है, ठीक है, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ठीक है। तो अगर आप इसको बनाना चाहें, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दूं। आगे हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका किस प्रकार की होती, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका किस प्रकार की होती। तो मिटा दूं इसको मैं, चलिए अब मेरी मिटाने की बारी आ गई। तो अभी मैं मिटा रहा हूं, तुम लोग कमेंट ही कर दो, है ना। कोई भी सवाल अगर फंस रहा हो ना तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लेना, ठीक है। एक चैनल और है बायो अमन मोटिवेशन, अगर ना तो उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को जरूर से जरूर तुम लोग देखना, ठीक है। हमने ये देख लिया है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, हमने देख लिया कि जो किनारे की तरफ कोशिका है इसको हमने बोला प्राइमरी पेराइटल सेल, और जो केंद्र की तरफ है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, है ना। हमने देखा प्राइमरी पेराइटल सेल लेयर का निर्माण करती है। तो यदि हम इसको यदि इतना काट करके लेयर टाइप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये देखिए
ये आया। बताओ, जो पराग कोष होता है, आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो पराग कोष होता है उसके बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था। बाहरी आवरण तो सब में होता है ना, वो सेम होता है ना। चारों पराग लघु बीजाणुधानी के बाहर होता है बाहरी आवरण। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, एपिडर्मिस, है ना, बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं बाहरी आवरण को? तो बाहरी आवरण को बोलते हैं बाह्य त्वचा। ठीक है, ये देखो, ये किसका पार्ट है? ये किसको मैं समझा रहा हूं? तो ये जो मैं समझा रहा हूं ना, ये यही वाला भाग है भाई, इसको मैं काटा हूं। ठीक है, मैंने काट लिया। अब इसके बाद मैंने देखा बाहरी आवरण तो सबके अंदर है, लेकिन इसके बाद इसके अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो कि केंद्र की ओर रहती है, और प्राइमरी पेराइटल सेल जो लेयर का निर्माण करती है। तो प्राइमरी पेराइटल सेल बड़ी होकर के 3 लेयर का निर्माण करती है, जिसमें से पहली लेयर होती है, इसको और झुकाना चाहिए, है ना, ये देखो, ठीक है। पहले तो हो गई बाह्य त्वचा, इसके बाद ही प्राइमरी पेराइटल सेल एक मतलब लेयर का निर्माण करती, जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, क्या बोलते हैं इस कोशिका को, इस लेयर को, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, और इसको मतलब हिंदी में भी यही बोलेंगे, अंतःस्थीसियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंतःस्थीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम सेल, एंडोथीसियम लेयर। ठीक है, एंडोथीसियम लेयर के बाद बाबू हमें यह देखने को मिलता है कि एक डुअल लेयर होती है। समझना, देखो लेयर का क्या सीन है भाई, एक ये लेयर और एक ये लेयर। ठीक है, ये देखो, ये डुबल लेयर होती है। ठीक है, इस डुबल लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर, मध्य परत। ठीक है, ये चीज समझ लेना, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, हिंदी में बोलते हैं मध्य परत, और ये सभी के अंदर होता है। ठीक है, ये यहां से शुरू हुआ, लेकिन ये चारों के अंदर होगा। ठीक है, ये समझ लेना, ये देखो, ये चारों के अंदर हो रहा है। ठीक है, जो समझा रहा हूं ना, ये चारों का समझा रहा हूं, एक को समझा दूंगा, चारों तीनों समझ जाओगे, क्योंकि सभी में सेम है ना। मिडिल लेयर हमने देख लिया। ठीक है, क्या है? पहले एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इसके बाद एक लेयर और आती है जिसको अपन लोग बोलते हैं, ठीक है, ये देखो, थोड़ा सजा देता हूं ना ताकि अच्छा लगे आप लोग को भी, है ना। जितने लोग लाइक नहीं किए ना, कंजूस, तुम लोग सच में कंजूस हो यार, इतनी कंजूस तो तुम लोगों की, है ना। कुछ और बोलने वाला था मैं फिर मैंने अपने आप को बोला कंट्रोल अमन कंट्रोल, है ना, मैंने अपने को कंट्रोल कर लिया। ये देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इसके बाद आता है टेपिटम। इसको हम लोग बोलते हैं टेपिटम, हिंदी में भी यही बोलेंगे। 4 लेयर, 3 लेयर ये किसकी हैं? तो ये तीनों लेयर हैं प्राइमरी पेराइटल सेल की हैं, ये तीनों लेयर। ठीक है, ये तीनों लेयर किसमें की हैं? तो ये है प्राइमरी पेराइटल सेल, पीपीसी की है। ठीक है, इसके बाद इसके, क्योंकि एपिडर्मिस सबके अंदर पाया जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस तो बाह्य त्वचा पाई ही जाएगी,
वह त्वचा किस काम में आती है भैया? सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद एंडोथीसियम आया, मिडिल लेयर आया और टेपिटम आया। ठीक है, अब टेपिटम के अंदर ही जो खेल होता है वही खेल अब शुरू होता है। टेपिटम के अंदर यहां पे यहीं पे वो वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी बताओ? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये इधर वाली सेल्स क्या हैं? इनको हमने बोला इसके अंदर ये हैं, इनको बोला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है चाचा, समझ गए? बताओ, इसमें कोई कठिनाई वाली बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर पाया जा रहा है बीजाणु जनक ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू इसके अंदर पाया जा रहा है। ये जो ऊतक हमको दिख रहे हैं ना, ये जो ऊतक दिख रहे हैं ये वाले, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि बीजाणु जनक ऊतक। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू यानी कि बीजाणु जनक ऊतक। ठीक है, बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप लोग कॉपी में अपने नोट्स में लिखते चलेंगे मेरे साथ ही। ठीक है, इसको आपको खुद से बनाना है, नहीं बनाओगे भूल जाओगे। ठीक है, इतने बेस्ट वे में मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं बनाओगे तो पक्का भूल जाओगे। आई गारंटीड, 100% की मैं गारंटी लेता हूं कि भूल जाओगे बाबू। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो सॉरी प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर पाया जा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, बीजाणु जनक ऊतक पाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जो भैया ये लेयर है एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ठीक है, जो एंडोथीसियम होती है ना, वो ये वाली लेयर, वो पराग कोष के है ना, पराग कण के, सॉरी पराग कोष जब फटता है, पराग कोष का जब स्फुटन होता है तो पराग कोष के स्फुटन में मदद करती है कौन? एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम। इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है, ठीक है, तो उसको वो बीजाणु जनक जो कोशिका होती है ना, ये पराग कोष को है ना, पराग कण को ये मतलब पोषण प्रदान करती है, ये सारी चीजें करती है। ठीक है, हम लोग अब देखने वाले हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या हाल होता है। तो देखो, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ये होता है, लेयर बना देते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 1 है ना, वाह लेयर हो गई, ये चौथी हो गई। ठीक है, हम देखते हैं जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं बाबू, ये क्या होते हैं? ये कुछ ऊतक रहते हैं, कुछ फूल जाते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं? कुछ फूल जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये फूल गए, इनके अंदर क्या है? तो इनके अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है। अब ये आपस में टच होंगे, बिल्कुल टच होंगे ना, बिल्कुल टच होंगे। और टच होंगे तो इनका क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थ मिल जाएगा, मिल जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा। तो हमको इनको टच नहीं होने देना है। सोचो, प्रकृति ने, अगर भगवान बोला जाए तो भगवान ने किस तरह से इनको बनाया है। आप लोग जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में सुना होगा। ठीक है, कि जब दो सेल्स होती हैं, दो कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, जिसके कारण से उनका आनुवांशिक पदार्थ या कुछ भी सूचनाएं आदान प्रदान होती रहती। प्लाज्मोडेस्मेटा, तो दो कोशिकाएं, जाहिर सी बात है प्लाज्मोडेस्मेटा बन जाएगा, बनेगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन हमें इसे नहीं बनने देना है, हमें नहीं, मतलब प्रकृति को, जिसने इसे बनाया है उसने देखा कि भैया इसे हमें नहीं बनने देना है। जब वो सोचे कि इसे इसमें नहीं बनने देना है, तो जब ये बड़े होते हैं, फूलते हैं ना, कौन फूलते हैं? बीजाणु जनक ऊतक कुछ फूल जाते हैं, और जब ये फूल जाते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, ये देखो,
समझो? इस लेयर को बोलते हैं कैलोज। इसके अंदर किसकी लेयर चढ़ती, तो याद रखना इसके अंदर चढ़ती है कैलोज की लेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके बाहर एक कैलोज की लेयर चढ़ जाती है, और इस लेयर से क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्माटा नहीं बन पाता है। इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब कैलोस की लेयर चढ़ जाती है तो जो बीजाणु जनक ऊतक होता है ये फूल गया है ना, फूल करके बना लेता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका ना 2n होती हैं, 2n मतलब डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है, 2n होती है। ये कैसे बनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु जनक ऊतक क्या करते हैं, फूल करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेते हैं, ठीक है। और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये विभाजन होता है अर्ध सूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे समझा दूं, इधर ही समझा दूं छोटे से। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर देखो क्या होता है, अगर तुम्हारा अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, 46 गुणसूत्र हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन यदि फर्स्ट हुआ तो कितने हो गए, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे, 23 क्रोमोसोम यहाँ पे। फिर अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। जब सेकेंड होता है तो इसमें क्रोमोसोम आधे नहीं होते हैं, इसमें उतने क्रोमोसोम रहे आते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर किसी भी, अब बताओ, अगर इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। और उसके अंदर क्रोमोसोम कितने रहेंगे, n रहेंगे। ये 2n है, लेकिन कितने रहेंगे, तो वो रहेंगे n, ठीक है। हमने देखा ये 2n है। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, ये 4 बने, चार कोशिकाएं बनी। कैसी इनकी वो है, n है ये, आवरण समझ लो इस चीज को। ये देखो, ठीक है, यही बन गई, विभाजन होकर 4 कोशिकाएं बना लेती है। और इन्हीं 4 कोशिकाओं को बोला जाता है सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय, ठीक है। ये अब हम लोग पहुंच आए ना, बिल्कुल, सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय, ठीक है, चतुष्टय, ठीक है। ये जो सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय मतलब सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, चतुष्टय मतलब 4 बनते हैं, इन्हीं को लघु बीजाणु भी बोलते हैं, ठीक है। यदि बोला जाए लघु बीजाणु किसी बोलते हैं तो लघु बीजाणु भी इन्हीं को बोलते हैं, है ना। लघु बीजाणु चतुष्क इनको बोलते हैं, ठीक है। और लघु बीजाणु भी इनको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो स्पोर, ठीक है। ये हुआ आपका, हम लोग कहाँ तक पहुँच आए, तो हम लोगों ने देखा कि एक एंथर होता है, एंथर के बाहर 2 पाली होती है, उसके अंदर घुसते हैं तो 4 लघु बीजाणुधानी होती है। एक लघु बीजाणुधानी को हम लोग समझते हुए आए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, प्राइमरी स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस। फिर उसके अंदर हम लोग आते हैं, इसके अंदर प्राइमरी स्पोरोजिनस के अंदर घुसते हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलती है, जिसके बाहर कैलोस की लेयर होती है, और उसके बाद उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनता है, लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, चतुष्क बनता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु भी बोलते हैं, ठीक है। ये थी लघु बीजाणु की संरचना, ठीक है। बताइए, समय भी बहुत हो गया है और टॉपिक भी आप लोगों का खत्म ही हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन को अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से देखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं
कि आप लोग ना इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग अपने नोट्स में बनाते चलेंगे, कॉपी में लिखते वगैरह चलेंगे, ठीक है। और वीडियोस को भी लाइक वाइक कर देंगे। तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते हो, मतलब करते ही नहीं हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, है ना। देखो अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसको खूब ढेर सारा लाइक कर दो, खूब ढेर सारा सपोर्ट कर दो, अपने दोस्तों के पास, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसके पास भी शेयर करना हो शेयर कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।